13 मन, विचारों का प्रसारण और प्राप्त करने वाले स्टेशन। दौलतमंद बनने की ओर 12वां कदम। लेखक स्वर्गीय डॉक्टर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ काम कर रहा था। उस समय लेखक ने यह विचार किया कि हर मानवीय मन विचार के कंपाउंड का प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन होता। एक रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन भी दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। कि पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में कल्पना वाले अध्याय में बताए गए रचनात्मक कपड़ों के वर्णन तुलना करें और उस पर विचार करें। रचनात्मक कल्पनाशीलता मन का रिसीविंग सेट है, जिसके द्वारा यह उन विचारों को प्राप्त करता है या यूं कहे ग्रहण करता है जो दूसरे व्यक्ति के मन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह संचार का वह माध्यम है जो किसी इंसान के तार्किक मन और उन 4 स्रोतों को जोड़ता है जहां से इंसान विचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। जब इसे प्रेरित किया जाए या जब वह कंपन की उच्च दर पर कार्य कर रहा हो तो मन बाहरी स्रोतों के द्वारा इस तक पहुंचने वाले विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। कंपन की उच्च दर सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं द्वारा घटित होती है। भावनाओं के द्वारा विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक गहनता व प्रेरक शक्ति का संबंध है, सेक्स का भाव मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे शीर्ष पर रहता है। वह मन जो सेक्स के भाव द्वारा प्रेरित होता है, बेहद तीव्र गति से कार्य करता है, जबकि इस प्रेरणा के अभाव में यह उतनी तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाता। सेक्स रूपांतरण के परिणामस्वरूप विचारों में उस सीमा तक वृद्धि होती है कि रचनात्मक कल्पनाशीलता विचारों के प्रति उच्च संवेदनशील हो जाती है। दूसरी ओर, जब मन तीव्र दर पर कार्य कर रहा हो तो यह न सिर्फ दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचारों को आकर्षित करता है, बल्कि यह अपने खुद के विकारों को भी वह भावना प्रदान करता है जो अनिवार्य है इससे पहले कि इन विचारों को पकड़ा जाए और अंतर्मन द्वारा इन पर कार्य किया जाए। अंतर्मन मन का प्रसारण करने वाला स्टेशन है, जिसके रचनात्मक कल्पनाशीलता वह ग्रहण करने वाला सेट है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। द्वारा विचार ऊर्जा पकड़ी जाती है। अंतर्मन के महत्वपूर्ण तत्वों और रचनात्मक कल्पना शक्ति के अलावा जो आपकी मानसिक प्रसारण मशीनरी के प्रसारण व ग्रहण सेट है, आइए अब हम आत्म सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें, जिसके द्वारा आप अपने प्रसारण स्टेशन को काम में ले सकते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में बताए गए निर्देशों के द्वारा आपको वह तरीका निश्चित रूप से मालूम होगा जिसके द्वारा इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित किया जा सकता है। आपके मन प्रसारण स्टेशन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है। जब आप अपने प्रसारण स्टेशन यानी अंतर्मन मन, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव यानी अंतर्मन मन, रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहे तो आपको सिर्फ 3 सिद्धांतों को ही दिमाग में रखना है तथा लागू करना है। जिन प्रेरकों के द्वारा आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप में बदल सकते हैं, उनका वर्णन किया जा चुका है और वह तरीका इच्छा से शुरू होता है। महानतम शक्तियां अमूर्त होती हैं। कई युगों से इंसान अपनी शारीरिक इंद्रियों पर बहुत आधी निर्भर रहा है और उसने अपने ज्ञान को शारीरिक या भौतिक वस्तुओं तक सीमित कर लिया है, जिन्हें वह देख सकता है, छू सकता है, तौल सकता है और माप सकता है। जब हम सभी युगों के महानतम आश्चर्य में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जो हमें अपने चारों तरफ के संसार में अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा।
शायद इस युग से गुजरने पर हम सीख जाएंगे कि दूसरा आत्म शारीरिक आत्म से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसे हम हर दिन दर्पण में देखते हैं। कई बार लोग अमूर्त वस्तुओं के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं, उन चीजों के बारे में जिन्हें वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से पहचान नहीं सकते। परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों में लिपटी हुई अमूर्त शक्ति का सामना करे या उसे नियंत्रित करे। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति की बात तो दूर, सहने की क्षमता भी नहीं है, जो इस छोटी सी धरती को अंतरिक्ष में झुलाए हुए है और इंसान को इससे गिरने से रोक रही है। इंसान पूरी तरह उस अमूर्त शक्ति के सामने असहाय है जो तूफान के साथ आती है, जिस तरह वह बिजली गिरने की अमूर्त शक्ति की उपस्थिति में असहाय होता है। यह अदृश्य और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में इंसान के अज्ञान का अंत नहीं है। वह धरती की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति को नहीं समझ पाता। वह शक्ति जो उसे उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का हर निवाला देती है, उसके द्वारा पहने जाने वाला हर कपड़ा देती है, उसकी जेब में रखा हर डॉलर देती है। मन की नाटकीय कहानी। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, इंसान अपनी डींग हाँकने वाली संस्कृति और शिक्षा के बावजूद विचार अमूर्त शक्ति, जो अमूर्त शक्तियों में महानतम है, के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। वह शारीरिक मन और इसकी जटिल मशीनरी के वृहद नेटवर्क के बारे में बहुत कम जानता है, जिसके द्वारा विचार की शक्ति को इसके भौतिक रूप बदला जाता है। परंतु अब वह एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें इस विषय पर उसे ज्ञान मिल सकेगा। वैज्ञानिकों का ध्यान अब उस आश्चर्यजनक वस्तु के अध्ययन की ओर गया है जिसे मन कहा जाता है। हालांकि अभी वे अपने अध्ययनों की आरंभिक अवस्था में हैं, परंतु उन्होंने यह जान लिया है कि मानवीय मन का केंद्रीय स्विचबोर्ड, उन लाइनों की संख्या जो मन की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, वे संख्या में उतनी हैं जितनी एक के अंक के बाद 15 शून्य जोड़ने के बाद आती है। यह आंकड़ा इतना आश्चर्यजनक और विशाल है। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सी जुडूसन हेरिक कहते हैं कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन आंकड़े भी तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हो जाते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि मानवीय सेरेब्रल कोर्टेक्स में 10,000,000,000,000 से लेकर 14,000,000,000,000 नर्व कोशिकाएं होती हैं और हम जानते हैं कि वे निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। यह व्यवस्था बेतरतीब नहीं होती, वे क्रमबद्ध रूप से जमी होती वर्टिकल बार हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के हाल ही में विकसित तरीके से मिक्रोइलेक्ट्रोड से बेहद सूक्ष्म रूप से स्थिति कोशिकाओं या फाइबर से एक्शन करंट निकाला जाता है, उसे रेडियो ट्यूब द्वारा विस्तृत किया जाता है और इसमें 1 वाट के दाल लाखवें हिस्से के अंतर रिकॉर्ड हो सकते हैं। यह असंभव लगता है कि इतनी जटिल मशीनरी के इस तरह के नेटवर्क का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ शरीर के विकास और रखरखाव के शारीरिक कार्य करना ही होगा। क्या यह संभव नहीं है कि जो सिस्टम बिलियनों मन कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संप्रेषण का माध्यम करता है, वही सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संप्रेषण का माध्यम बन सकता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें यह छपा था कि एक अड़े विश्वविद्यालय में मानसिक क्षेत्र के एक विशेषज्ञ शोधकर्ता संगठित शोध कर रहे हैं, जिनके निष्कर्ष इस अध्याय और इसके बाद के अध्याय में बताए गए विचारों के समान ही है। संपादकीय ने डॉक्टर राइन और ड्यूक यूनिवर्सिटी के उनके सहयोगियों के काम का संक्षेप में विश्लेषण किया। टेलीपैथी क्या बला है?
एक महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइन और उनके सहयोगियों के कुछ उल्लेखनीय परिणाम उद्धृत किए थे, जिन्होंने टेलीपैथी या क्लेयरवॉयस की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए 1 लाख से भी अधिक परीक्षण किए। यह परिणाम हार्पर्स मैगजीन में पहले 2 लेखों में संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं, दूसरे में, जो अभी प्रकाशित हुआ है, लेखक एक राइट अनुभूति के अतीन्द्रिय स्तरों की निश्चित प्रकृति के बारे में इस अध्ययन के निष्कर्षों को संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। राइन के प्रयोगों का परिणाम है कि टेलीपैथी और क्लेयरवॉयस की वास्तविक उपस्थिति अब कुछ वैज्ञानिकों को बेहद संभव लगती है। कई अनुभूतिकर्ताओं से यह पूछा गया कि वे किसी विशेष पैक में रखे गए कुछ पत्तों के नाम बिना उन्हें देखे बताएं। तकरीबन 1 दर्जन पुरुषों और महिलाओं को पहचान लिया गया, जो नियमित रूप से उन पत्तों को सही सही बता देते थे, जबकि इस बात की कई मिलियन संभावनाओं में से एक भी संभावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किस्मत से या संयोगवश किया हो। परंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? यह शक्तियाँ, अगर हम यह मान लें कि ऐसी शक्तियों का अस्तित्व होता है, इंद्रियगत प्रतीत नहीं होती। उनके लिए कोई ज्ञात मानवीय अंग नहीं है। चाहे उस कमरे के भीतर की बात हो या सैकड़ों मील दूर की बात हो, प्रयोगों के परिणाम उतने ही अद्भुत रहे। मिस्टर राइट का विचार है कि यह तथ्य इस बात को स्वीकार नहीं करते कि टेलीपैथी या क्लेयरवॉयस रेडिएशन के किसी भौतिक सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किए जा सकते हैं। रेडिएंट ऊर्जा के सभी घात स्वरूप दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। टेलीपैथी और क्लेयरवॉयस के साथ ऐसा नहीं है, परंतु वे शारीरिक कारणों से उसी तरह प्रभावित होती है जिस तरह हमारी अन्य मानसिक शक्तियां होती हैं। लोकप्रिय मान्यता के खिलाफ, यह शक्तियां तब बलवान नहीं होती जब व्यक्ति सोया हुआ होता है या अर्धनिद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि यह शक्तियां तब अपने चरम पर होती है जब व्यक्ति पूरी तरह जागृत अवस्था में होता है। राइन ने यह भी खोजा कि मादक द्रव्य हमेशा प्रयोगकर्ता के स्कोर को कम कर देते हैं, जबकि प्रेरक पदार्थ इसे हमेशा बढ़ा देते हैं। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ता भी स्पष्ट रूप से तब तक अच्छा स्कोर नहीं बना सकता जब तक कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करे। राइट ने विश्वास के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि टेलीपैथी और क्लेयरवॉयस दरअसल एक ही प्रतिभा के 2 रूप हैं। जिस शक्ति के सहारे कोई व्यक्ति टेबल पर उल्टे रखे कार्ड को देख सकता है, उसी शक्ति के सहारे वह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में मौजूद विचार को पढ़ सकता है। इस विश्वास के पीछे कई कारण हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में मिलती हैं, जो उन दोनों का स्वामी होता है, और यह दोनों ही शक्तियां समान मात्रा में होती हैं। दोनों पर ही पर्दे, दीवार या दूरी का कोई असर नहीं होता। राइट इस निष्कर्ष से आगे जाकर यह अनुमान व्यक्त करते हैं कि अन्य अतीन्द्रिय अनुभव, भविष्यदर्शी स्वप्न, विनाश के पूर्वाभास इत्यादि भी इसी शक्ति का एक हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया जा रहा है कि वह इन निष्कर्षों को स्वीकार करे जब तक कि उसे ये विश्वसनीय न लगे, परंतु राइन ने जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं वे प्रभावशाली हैं। डॉक्टर राइन की इस खोज से कि मन किन स्थितियों में अनुभूति के अतीन्द्रिय रूपों से प्रतिक्रिया करता है, अब मैं उनके निष्कर्ष में वह बात जोड़ना चाहता हूं जो मैंने और मेरे सहयोगियों ने खोजी है। हमने वह आदर्श स्थितियां खोजी जिनके द्वारा मन को प्रेरित किया जा सकता है ताकि छठी इंद्रिय, जिसके बारे में अगले अध्याय में वर्णन किया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से कार्य कर सके। जिन स्थितियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, वे मुझ में और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच का गठबंधन है। प्रयोग व अभ्यास के द्वारा हमने खोज की हमारे मन को किस तरह प्रेरित किया जाए,
अगले अध्याय में बताए गए अदृश्य परामर्शदाता के सिद्धांत का प्रयोग करके, ताकि हम अपने 3 मनों को एक कर दे और उन बहुत ही व्यक्तिगत समस्याओं का कोई सुझाव खोजें जो मेरे क्लाइंट मेरे पास लेकर आते हैं। यह तरीका बहुत आसान है। हम एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठते हैं, समस्या की प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताते हैं और इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। हर एक के मन में जो विचार आता है वह उसे बता देता है। मन प्रेरणा की इस तरीके के साथ अद्भुत बात यह है कि यह हर प्रतिभागी को ज्ञान के अनजान स्रोतों के संपर्क में ले आता है जो निश्चित रूप से उसके अपने अनुभव के बाहर के होते हैं। अगर आप मास्टरमाइंड वाले अध्याय में बताए गए सिद्धांत को समझ चुके हैं, तो आप निश्चित रूप से रौंदतबल तकनीक को मास्टरमाइंड के प्रैक्टिकल प्रयोग के रूप में पहचान जाएंगे। 3 लोगों के बीच निश्चित विषयों और सद्भावनापूर्ण विचार विमर्श के द्वारा मन को प्रेरित करने का यह तरीका मास्टरमाइंड के आसान और सबसे प्रैक्टिकल प्रयोग प्रदर्शित करता है। इसी तरह की योजनाओं को अपनाकर और इसका अनुसरण करके इस फिलॉसफी का कोई भी विद्यार्थी प्रसिद्ध कार्नेगी फॉर्मूले को सीख सकता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अगर आपको अभी इस वक्त इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पृष्ठ पर निशान लगा लें और इसे बाद में तब पढ़ें जब आप आखिरी अध्याय को खत्म कर लें।